गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल पे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे थंबनेल में, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राज्यपाल। ये टॉपिक हम करंट के हिसाब से भी महत्वपूर्ण मानते हैं और पॉलिटी के हिसाब से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए राज्यपाल टॉपिक शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे संविधान में राज्यपाल के बारे में क्या क्या उल्लेखित है। तो देखते हैं, सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 153। यहाँ पे उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। संविधान के 7वें संशोधन में ये भी प्रावधान किया गया था कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, और ये संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। और यहाँ पे ये भी लिखा गया कि यदि किसी राज्यपाल को किसी अन्य राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है तो उसके वेतन के अनुपात का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि राज्यपाल की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। संविधान में स्पष्ट तौर पे 2 योग्यताओं का उल्लेख है। इसमें पहली है भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरी है न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और इन दोनों योग्यताओं का उल्लेख हमें संविधान के अनुच्छेद 157 में देखने को मिलेगा। किसी व्यक्ति को स्वयं के राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। हम भारत में देखते हैं कि ये एक परंपरा सी बनी हुई है कि किसी भी व्यक्ति को उसके स्वयं के राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। तो ये एक परंपरा ही है, संवैधानिक बाध्यता नहीं है इस पर। अब हम देखते हैं राज्यपाल की शर्तें। यदि कोई सांसद अथवा राज्य विधानमंडल सदस्य राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जाता है तो उनके पद ग्रहण करते ही सांसद अथवा राज्य विधानमंडल सदस्य का पद रिक्त हो जाता है। इसमें दूसरी शर्त है वे लाभ का पद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ तीसरी शर्त है पद ग्रहण करने के पश्चात उनके वेतन अथवा सुविधाओं में नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि उसके वेतन और सुविधाओं में कमी नहीं की जा सकती है। हालांकि बढ़ाया जा सकता है लेकिन कमी नहीं की जा सकती है पद पर रहते हुए। इन शर्तों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 158 में देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। व्यवहार में ये नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इंदिरा गांधी की सरकार के समय 1983 में एक सरकारी आयोग का गठन किया गया था जो केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए था। इस आयोग ने 1987 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। इस सरकारी आयोग की सिफारिशों में था कि राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श को संवैधानिक प्रावधान बनाने की अनुशंसा की गई थी इस सरकारी आयोग द्वारा। वर्तमान में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श तो किया जाता है, लेकिन यह केवल एक परंपरा है। मतलब जो विचार विमर्श होता है उसमें कोई बाध्यता नहीं है कि जो मुख्यमंत्री द्वारा दी गई सलाह पर अमल किया जाए। वर्ष 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए पुनः एक आयोग बनाया गया था, जो आयोग MM पुंछी की अध्यक्षता में बनाया गया था, और इस आयोग का नाम था पुंछी आयोग। पुंछी आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया गया था। कॉलेजियम व्यवस्था यानी चयन मंडल। और उन्होंने इस चयन मंडल में आने वाले सदस्यों का भी उल्लेख किया गया था। पुंछी आयोग ने बताया था कि प्रधानमंत्री इस कॉलेजियम का अध्यक्ष होगा, जबकि उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा गृह मंत्री इसके सदस्य होंगे। पुंछी आयोग की अनुशंसा स्वीकार नहीं की गई थी। अब देखते हैं राज्यपाल का कार्यकाल। संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल संबंधित जो कार्यकाल है वो इसमें उल्लेखित है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद पर रहते हैं राज्यपाल। और अनुच्छेद 156 में यह भी उल्लेखित है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल को कितनी बार, मतलब कोई भी व्यक्ति कितनी बार राज्यपाल बन सकता है, इसके लिए कोई प्रावधान है या नहीं है। मतलब इसमें संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को कितनी बार भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 156 में यह भी उल्लेखित है कि नए राज्यपाल के पद ग्रहण करने तक वे अपने पद पर बने रहेंगे। अब हम देखते हैं कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है और इसका उल्लेख कहाँ पे है। हम देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है, और इसमें यह भी उल्लेखित है कि राज्यपाल संविधान की रक्षा तथा राज्य के लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। अनुच्छेद 159 के अनुसार उन्हें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
शपथ दिलाई जाती है और उनकी अनुपस्थिति में जो उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किसी अन्य राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने पर भी राज्यपाल को पुनः शपथ लेनी होती है, क्योंकि जो पहले शपथ ली हुई होती है वो दूसरे राज्य के प्रति होती है, और अगर उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है तो किसी अन्य राज्य का दिया जाएगा तो उन्हें शपथ भी पुनः लेनी पड़ती है। अब देखते हैं राज्यपाल को हटाने से संबंधित संविधान में क्या उल्लेख है। राज्यपाल को हटाने का उल्लेख संविधान में नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 156 में केवल ये उल्लेखित है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद पर रहेंगे, और राज्यपाल को हटाने के आधारों का उल्लेख भी संविधान में नहीं दिया गया है। यहाँ प्रसाद पर्यंत शब्द का अर्थ ये होगा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करेंगे। प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति का स्वविवेक कभी भी नहीं होगा। ये एक याद रखने योग्य बात है कि स्वविवेक नहीं होता है प्रसाद पर्यंत का मतलब। यहाँ हम एक केस की बात करते हैं जो बीपी सिंघल बनाम भारत संघ 2010 का मामला है। इसमें यह निर्णय दिया गया था कि प्रसाद पर्यंत शब्द का अर्थ मनमानी नहीं है तथा किसी भी राज्यपाल को राजनीतिक आधार पर हटाया नहीं जा सकता है। कई राज्यों में देखा जाता है कि राजनीति का मुद्दा बना लिया जाता है और फिर वहाँ से राज्यपाल को हटाकर नई नियुक्ति की जाती है। तो इस बीपी सिंघल बनाम भारत संघ मामले में ये साफ साफ निर्णय दिया गया था। पूंची आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया गया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया था। राज्यपाल के विशेष अधिकार। अब देखते हैं कि राज्यपाल के पास कौन कौन से विशेष अधिकार हैं। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल के लिए संवैधानिक संरक्षण का उल्लेख है। इसके तहत पद पर रहते हुए फौजदारी अथवा दीवानी मामलों में उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की विधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। भारत का कोई भी न्यायालय उनके विरुद्ध आदेश जारी नहीं कर सकता है। दीवानी मामलों में 2 महीने की पूर्व सूचना के आधार पर संपूर्ण जानकारी दिए जाने के बाद ही पूछताछ की जा सकती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राज्यपाल को पद पे रहते हुए किसी भी फौजदारी और दीवानी मामले में उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, और भारत का कोई भी न्यायालय उनके विरुद्ध आदेश भी जारी नहीं कर सकता है। ये संविधान में यह भी उल्लेखित है कि दीवानी मामलों में 2 महीने की पूर्व सूचना के आधार पर संपूर्ण जानकारी दिए जाने के बाद ही पूछताछ की जा सकती है। ये हो गई राज्यपाल की विशेष शक्तियाँ। अब राज्यपाल की शक्तियों के बारे में देखते हैं, जिसमें पहली शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर्स। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का उल्लेख है। राज्यपाल अपनी इन कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का उपयोग अधीनस्थ अधिकारों के सहयोग से करता है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ये राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधित शक्ति होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है, वो राज्यपाल की विधायी शक्ति है, कार्यपालिक शक्ति है या न्यायपालिक शक्ति है, तो वो एक कार्यपालिका शक्ति है। अब आगे देखते हैं, किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना केवल एक परंपरा है, बाध्यता नहीं है। कई राज्यों में देखा जाता है कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है कई पार्टीज को, तो वहाँ पे राज्यपाल द्वारा जो सबसे अधिक मत वाला जो दल होता है उसको सरकार के लिए आमंत्रित किया जाता है राज्यपाल द्वारा। ये एक बाध्यता नहीं है, एक परंपरा चली आ रही है। आगे देखते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ भी दिलाते हैं। हालांकि इस प्रकार की शब्दावली संविधान में उल्लेखित नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं तथा उन्हें शपथ भी दिलाते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा भेजी गई सूची के अनुसार ही राज्यपाल को मंत्री नियुक्त करने होते हैं। इसमें राज्यपाल अपने हिसाब से किसी मंत्री को नियुक्त नहीं कर सकते हैं। जो सूची दी हुई होती है उसी के हिसाब से करना पड़ता है। मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भी करते हैं तथा उन्हें शपथ भी दिलाते हैं। ये महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, और प्रसाद पर्यंत का सीधा सा मतलब है कि मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर ये नियुक्ति होती है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं। इस कारण से वे राज्यों के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी कहे जाते हैं। विधि विश्वविद्यालय का कुलाधिपति उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। कई बार ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि हमने पढ़ा होता है कि राज्यपाल होता है वो
सभी राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधि विश्वविद्यालय का कुलाधिपति किसे कहा जाता है, तो वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। अब देखते हैं राज्यपाल की व्यवस्थापिका या विधायी संबंधी शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल तीनों शामिल होते हैं। अब देखते हैं राज्य विधानमंडल का मुख्य कार्य कानूनों का निर्माण करना होता है। कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के पश्चात ही कानून बनता है। जैसे कि हम देखते हैं इंडिया की संसद में होता है, जैसे कि वहाँ पे कोई कानून बनता है, पहले लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा से पास होता है और फिर राष्ट्रपति के साइन के बाद वो कानून बनता है। यहाँ पे होगा कि राज्य विधानमंडल का मुख्य कार्य कानूनों का निर्माण करना होता है और जो उनके द्वारा कानून बनाया जाएगा उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे और तभी वह कानून माना जाएगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 333 के अनुसार यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि संविधान सभा में एक भी आंग्ल भारतीय निर्वाचित नहीं हुआ है तो इस समुदाय को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए एक आंग्ल भारतीय को वे विधानसभा में मनोनीत करते हैं। हम देखते हैं कि वर्तमान में इस अनुच्छेद को हटा दिया गया है। संविधान के 104वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का ये जो चला आ रहा था, 70 सालों से चला आ रहा था, इसको अब हटा दिया गया है। आगे देखते हैं राज्यपाल मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर आंग्ल भारतीय को विधानसभा में मनोनीत करते हैं। ये जो ऊपर वाले अनुच्छेद 333 से रिलेटेड था, जिसमें कि पहले आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता था राज्यपाल द्वारा, जो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पे था, अब इसे हटा दिया गया है। अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग को विधान परिषद में मनोनीत करते हैं, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन के विशेषज्ञ होते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। उसमें कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन तो होते हैं, लेकिन साहित्य नहीं होता है। जबकि राज्यपाल द्वारा जो मनोनयन किया जाता है उसमें साहित्य भी जोड़ा गया है। यह मनोनयन मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर किया जाता है। अब देखते हैं राज्यपाल विधानमंडल के अधिवेशन बुलाते हैं, अधिवेशन की समाप्ति की घोषणा करते हैं तथा विधानसभा को भंग भी करते हैं। सामान्यतया राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधानमंडल के अधिवेशन बुलाते हैं, लेकिन एक ऐसी मंत्रिपरिषद जो विधानसभा में अपना विश्वास खो चुकी है अथवा खो सकती है, ऐसी मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना भी राज्यपाल विधानमंडल के अधिवेशन बुला सकते हैं। सत्र की समाप्ति की घोषणा करना सत्रावसान कहलाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्रावसान किसे कहा जाता है, जो सत्र की समाप्ति की घोषणा करना ही सत्रावसान कहलाता है। सत्र को स्थगित करने में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती है। राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करते हैं तथा राज्यपाल को संदेश भेजने का भी अधिकार है। संविधान में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि वर्ष के प्रथम सत्र तथा विधानसभा चुनाव के बाद पहले सत्र को राज्यपाल अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं। राज्यपाल द्वारा ये दो संसद के 2 सत्र, विधानसभा के ये 2 सत्र अनिवार्य रूप से संबोधित किए जाते हैं। राज्यपाल का ये संबोधन मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा राज्यपाल द्वारा निलंबित भी किया जा सकती है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधानसभा को भंग करते हैं, लेकिन विधानसभा का विश्वास खो चुकी मंत्रिपरिषद का परामर्श मानने हेतु राज्यपाल बाध्य नहीं होता है। आगे देखते हैं कि राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को अपनी स्वीकृति देते हैं। जब भी कोई विधेयक राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए आता है तो उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं। स्वीकृति देने पर कानून बन जाता है, और राज्यपाल एक बार पुनः विचार के लिए भी भेज सकते हैं, और ना स्वीकृति देते हैं और नई स्वीकृति देने से इनकार करते हैं, मतलब अपने पास रख लेते हैं। और राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भी भेज सकते हैं। इन चारों परिस्थितियों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 200 में है। किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजना
राज्यपाल का स्वयं विवेक है, लेकिन अनुच्छेद 200 में ये स्पष्ट उल्लेखित है कि उच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित विधेयक को राज्यपाल अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजेगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ लेंगे। फिर आगे आते हैं। अनुच्छेद 201 में उन परिस्थितियों का उल्लेख है जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति को निर्णय लेना होता है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राष्ट्रपति इसे स्वीकृति दे सकते हैं अथवा राज्यपाल के पास पुनः विचार के लिए भी भेज सकते हैं। ऐसी स्थिति में राज्यपाल 6 माह के भीतर उस विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति सभी निर्णय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही लिए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 213 में ये उल्लेखित है कि विधानमंडल का अधिवेशन नहीं होने पर यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि आकस्मिक परिस्थितियों में विधि बनाने की आवश्यकता है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं और इस अध्यादेश को अधिकतम अवधि 6 सप्ताह होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है जो संविधान के अनुच्छेद 213 में उल्लेखित है, और वहीं राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 123 में होता है। आगे देखते हैं कि अध्यादेश जारी करना राज्यपाल का स्वविवेक नहीं है। यहाँ पे भी जो अध्यादेश राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है उसमें भी राज्यपाल का कोई स्वविवेक नहीं होता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर यह अध्यादेश जारी किए जाते हैं। अध्यादेश का वही महत्व होता है जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का होता है। अब हम देखते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात ही धन विधेयक विधानसभा में रखा जाता है। विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यपाल स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो विधानमंडल में धन विधेयक पेश हुआ था वो राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात ही पेश हुआ था, तो उसे स्वीकृति देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का ही अधिकार होता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 267 में यह इस निधि का उल्लेख है जो आकस्मिक निधि होती है जिस पर राज्यपाल का अधिकार होता है। इस निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 267 में है। आकस्मिक निधि से धन मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही खर्च किया जाता है। अनुच्छेद 243I व अनुच्छेद 243Y के तहत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्यपाल द्वारा इस आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी की जाती है। अब हम देखते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल से भी परामर्श लिया जाता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त होती है। राज्यपाल को किसी भी व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकते। मृत्युदंड को राज्यपाल स्थगित कर सकते हैं तो उसकी प्रकृति बदल सकते हैं, जैसे कि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, लेकिन वो उसे समाप्त नहीं कर सकते हैं। मृत्युदंड को समाप्त करने की शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति के पास होती है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 233 के अनुसार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं। अब हम देखते हैं राज्यपाल के पास स्वविवेक की शक्तियाँ कौन कौन सी होती है। संविधान के अनुच्छेद 163 में ये स्पष्ट उल्लेखित है कि राज्यपाल अपनी स्वविवेक की शक्तियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करेंगे। मतलब जो स्वविवेक की शक्तियाँ होती है राज्यपाल के पास, उन शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए राज्यपाल को किसी भी मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियों का उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से है। हालांकि राष्ट्रपति को भी स्वविवेक की शक्तियाँ प्राप्त होती है, लेकिन संविधान में उनका उल्लेख नहीं देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं जो विशेष शक्तियाँ होती है राज्यपाल की उनको। अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र व गुजरात में विकास मंडल के गठन। अनुच्छेद 271A में नागालैंड, अनुच्छेद 371H में अरुणाचल प्रदेश, अनुच्छेद 371T में सिक्किम तथा अनुच्छेद 371J में कर्नाटक के राज्यपाल की विशेष शक्तियों का उल्लेख है। 30 मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956 के बीच सवाई मान सिंह द्वितीय राज्यपाल के राज प्रमुख थे।
7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया और वहाँ से शुरुआत होती है राज्यपाल के पद की। 1 नवंबर 1956 को सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल बने थे। 1 नवंबर 1956 को भी हमें पता है कि राजस्थान का संपूर्ण जो निर्माण था वो पूरा हुआ था और उसी दिन राजस्थान के पहले राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया था। राजस्थान के राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल भी इन्हीं का है, 6 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा था। फिर देखते हैं मदन लाल खुराना व प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान के ऐसे 2 राज्यपाल हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। हमें पता है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आगे जाके भारत के राष्ट्रपति के पद पे सुशोभित हुई थी। फिर देखते हैं कि सरदार हुकुम सिंह व बलीराम भगत 2 ऐसे राज्यपाल हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजस्थान में अभी तक 3 महिला राज्यपाल रह चुकी है, जिनमें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अलवा 3 नाम है। दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, SK सिंह व प्रभा राव राजस्थान के ऐसे 4 राज्यपाल हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। आगे हम देखते हैं कि पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल शिवराज पाटिल राजस्थान में सर्वाधिक समय लगभग 23 माह तक अतिरिक्त प्रभारी के रूप में राज्यपाल रहे थे। अब हम देखते हैं कि जो करंट में क्वेश्चन आते हैं कि कौन से राज्य में कौन अभी नियुक्त किया गया राज्यपाल के पद पे, तो अभी एक बार हम सरसरी निगाहों से उनको देख लेते हैं। हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में श्री विश्वाभूषण हरिचंद, अरुणाचल प्रदेश में ब्रिगेडियर BD मिश्रा, असम में प्रोफेसर श्री जगदीश मुखी, बिहार में फागू चौहान, छत्तीसगढ़ में अनुसुईया उइके, गोवा में श्रीधरन पिल्लई, गुजरात में आचार्य देवव्रत, हरियाणा में बंडारू दत्तात्रेय, हिमाचल प्रदेश में राजेंद्र विश्वनाथ करलेकर, झारखंड में है रमेश बैस, कर्नाटक में थावरचंद गहलोत, केरल में आरिफ मोहम्मद खान और मध्य प्रदेश में मंगूभाई छगन भाई पटेल, महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे भगत सिंह कोश्यारी, मणिपुर में ALA गणेशन, मेघालय में सत्यपाल मलिक, मिजोरम में कुंभपति हरिबाबू, नागालैंड में जगदीश मुखी और उड़ीसा में है गणेशी लाल, पंजाब में बनवारी लाल पुरोहित, राजस्थान में श्री कलराज मिश्र, सिक्किम में है गंगा प्रसाद, तमिलनाडु में RN रवि, तेलंगाना में तमिलिसाई सौंदरराजन और त्रिपुरा में सत्यदेव नारायण आर्य, उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल, उत्तराखंड में जनरल गुरमीत सिंह और पश्चिम बंगाल में श्री जगदीप धनखड़। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो आप ज़रूर बताना ये क्लास आपको कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को लाइक। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा, वहाँ से आप इसकी संपूर्ण PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।